गाजियाबाद मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में महिंद्रा सर्विस सेंटर के सामने यूनिकेम कंपनी C33/1 में भयंकर आग लगने की खबर है। कंपनी के लोगों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के साथ फैक्ट्री कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल इलाके की यह घटना है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। यूनिकेम नाम की कंपनी है जहां आग लगी हुई है। कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इस वक्त वहां पर जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काले धुएं को देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर धुएं का ये गुबार कि यहाँ पर कितनी भीषण आग लगी हुई होगी। यूनिकेम नाम की कंपनी है गाजियाबाद में जहां आग लगी है। भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंच चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल इलाके में ये यूनिकेम नाम की कंपनी है जहां पर आग लगी हुई है। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है आग लगने को लेकर और क्या कुछ कर्मचारी अंदर भी फंसे हुए हैं? ये आपको बताना चाहूंगा, गनीमत इस बात की है कि कर्मचारी कोई अभी तक अंदर फंसने की सूचना नहीं आ रही है। शॉर्ट सर्किट के द्वारा ये आग लगना बताया जा रहा है। हालांकि दमकल की तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और धीरे धीरे इस आग ने, क्योंकि वहाँ केमिकल के कुछ ड्रम्स रखे हुए थे, उन केमिकल ने जल्दी आग पकड़ी जिसके चलते आग एकदम से फैल गई। हालांकि समय रहते वहां पर 6 गाड़ियां दमकल के अभी तक पहुंच गई हैं और जल्दी आग पर काबू करने की बात भी कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो मेरठ रोड इंडस्ट्रियल के इलाके की यह घटना है जहां पर यूनिकेम नाम की कंपनी में आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शरारती दौर में इस बात को माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में लव जिहाद केस में खुलासा किया है पुलिस ने। लव जिहाद केस में एसआईटी ने आईजी को रिपोर्ट सौंपी है। 14 मामलों में 11 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 मामलों में लड़कियों ने लड़कों के पक्ष में बयान दिया है तो 4 मामलों में आरोपी आपस में संपर्क में थे, इस बात की जानकारी मिली है। साजिश के तहत हिंदू लड़कियों से निकाह किया गया। 3 मामलों में हिंदू नाम बताकर धोखा दिया गया। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की पुष्टि भी हुई है। कानपुर के जूही कॉलोनी इलाके में ज्यादा केस सामने आए हैं तो 3 मामले ऐसे जहां पर लड़के के पक्ष में बयान दिया है लड़कियों ने कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इन 14 मामलों में 11 में चार्जशीट लगाई गई है, 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है, जबकि एसआईटी को 8 मामलों में लव जिहाद के संकेत मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को आईजी कार्यालय भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो ये पूरा खुलासा हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर रेंज के आईजी हैं मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, जो एसआईटी ने आपको पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी है, हम चाहेंगे कि पहले जरा आप उसके बारे में बताएं, क्या कुछ उस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं? देखिए, कई पेरेंट्स कुछ दिन पूर्व, लगभग 2 या 3 महीने पूर्व मेरे कार्यालय आए थे और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे कि एक धर्म विशेष के लोगों ने उनकी बच्चियों को बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसाया है और इसलिए ये एसआईटी गठित की गई थी। इस एसआईटी के दायरे में 14 केस थे। 14 केसेस में 11 केस ऐसे पाए गए जिसमें एक धर्म की लड़कियों को जानबूझकर बहला फुसला कर उनके साथ प्रेम संबंध बनाए गए थे और इन सभी 11 मामलों में मुलजिमों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। उनके विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई है। लड़कियों को बरामद किया गया। उनका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने उन लड़कों के फेवर में बयान दिया। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो 11 प्रकरण जिसमें चार्जशीट लगाई गई है उसमें से 3 प्रकरण ऐसे भी पाए गए हैं
जिसमें लड़कों ने अपने को अपना धर्म छिपा करके फर्जी कागजात बनवाए, अपना फर्जी नाम से आधार कार्ड बनाया और अपने को ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया कि वो लड़कियों के धर्म के लड़के हैं जी। इस तरह से उनको अपने जाल में फंसाया था। तो इन सभी पर धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई हैं। मोहित अग्रवाल जी, जब एक के बाद एक मामले एसआईटी की जांच में, जी सर आप बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है, एसआईटी की जांच में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है कि निकाह के समय जो नाम लड़कियों का नाम जो बोला जाता है वो उनका नाम बदलवा दिया गया, लेकिन नाम बदलने की जो प्रक्रिया होती है जी, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और स्पेशल मैरिज एक्ट जी, जो उस एक्ट के अंतर्गत मैरिज ना हो करके गलत तरीके से मैरिज की गई। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि धर्म परिवर्तन केवल विवाह के लिए नहीं होगा, इस रूलिंग का भी पालन नहीं किया गया। तो ये सारी फाइंडिंग्स एसआईटी की रिपोर्ट में पाई गई हैं। पुलिस इन फाइंडिंग्स के आधार पर कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और इन सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी मोहित अग्रवाल जी, जिस तरह आपने ये मेन बात मुख्य बिंदु की तरफ इशारा किया कि जो निकाह के वक्त जो नाम बताया गया वो गलत नाम बताया गया, गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, क्या जो मौलवी होते हैं जो शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, क्या उन तक भी जांच पहुंची है कि वो इस बात से पहले से ही अवगत थे कि उन्हें मालूम था कि लड़कियां दूसरे धर्म की हैं, या उन्हें भी इस बात से अनजान रखा गया? देखिए, अभी तक जितने बयानात लिए गए हैं उसके अनुसार जो मौलवी हैं जी, वो हर केस में अलग अलग पाए गए हैं और उनका यही कहना है कि हमको जो नाम लड़की ने बताया उसी के तहत हमने मैरिज को संपन्न कराया जी। तो अभी तक मुख्य दोष लड़के पक्ष का ही पाया जा रहा है जी। और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। जी मोहित जी, 4 मामले ऐसे भी हैं जिनमें आरोपी पहले से ही संपर्क में थे, तो क्या ये एक पूरा स्कैम चलाया जा रहा था? आपस में इनकी बातें थी कि हम दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ उनके सेम रिलीजन का होकर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, उनसे प्यार मोहब्बत करेंगे और फिर उनका धर्मांतरण कराएंगे? क्या मकसद धर्मांतरण कराना था? देखिए, कानपुर नगर के जूही इलाके के 4 ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिसमें आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। उनकी सीडीआर एनालिसिस से ये पता चला कि वो लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, उनकी आपस में बातचीत होती थी और उनके द्वारा चारों लड़कों ने जो है दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था जी। लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस तरह की कोई साजिश अभी तक सामने नहीं आई है कि किसी साजिश के तहत उन्होंने फंसाया था, लेकिन ये बात सत्य है कि ये चारों लोग पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे। मोहित जी, कानपुर से ही इतने सारे केस कैसे सामने आए लव जिहाद के, और एक खासकर एक पर्टिकुलर कॉलोनी की बात निकलकर सामने आती है कि जहां ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक झड़ी सी लग गई है लव जिहाद के मामलों की? देखिए, जब ये एसआईटी गठित हुई थी तो स्टार्टिंग में इसमें मात्र 6 केस थे, लेकिन जब इसको मीडिया ने और अखबारों ने प्रमुखता से छापा तो बहुत सारे और माता पिता, पेरेंट्स जो इस तरह की अपराध से जिनकी बच्चियां चली गई थी वो लोग भी सामने आए और केसेस बढ़कर के 14 हो गए। लेकिन जब से ये एसआईटी गठित हुई और इस पर कार्रवाइयाँ आरंभ हुई, इन लड़कों को जेल भेजा गया, उसके उपरांत इस तरह के प्रकरणों में बहुत कमी आई है और पिछले 3 महीने में शायद ही कोई इस तरह का प्रकरण कानपुर में सामने आया है। जी मोहित जी, अब अगर हम पुलिस के लेवल की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करें, तो किस तरह से आप अगली कोशिश होगी आपकी कि इस तरह के मामलों को रोका जाए कि प्यार मोहब्बत की आड़ में जो मकसद धर्मांतरण है वो ना हो, नाबालिग लड़कियों को बहलाया फुसलाया ना जाए? देखिए, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी लड़की को साजिश के तहत और छल के तहत ना प्रेम प्रसंग में फंसाया जाए। यदि ये एक नेचुरल प्यार है तो कानूनी रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही पुलिस को दिक्कत है। समस्या तब पैदा होती है जब घर वाले इस तरह की शिकायत करते हैं कि लड़के ने अपना नाम बदल करके, अपने को दूसरे धर्म का दिखा करके लड़की को
अपने प्रेम जाल में फंसाया है या लड़की नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र की है, तो ऐसे प्रकरण पर पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करती है और उन पर कानूनी कार्रवाई करती है जी। लेकिन यदि लड़की बालिग है और यदि वो स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में मैरिज करना चाहती है तो ऐसे प्रकरणों में पुलिस माँ बाप की शिकायत के बावजूद भी कोर्ट में उसका बयान करा करके उसको साथ में रहने की इजाज़त देती है। जी मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में डिटेल से बताने के लिए कि किस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि लव जिहाद केस में 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि 3 मामलों में 14 कुल केस सामने आए थे। 3 मामलों में बालिग लड़कियां थी, उन्होंने लड़कों के पक्ष में बयान दिया, लेकिन 11 केस में पाया गया कि साजिश के तहत हिंदू लड़कियों के साथ निकाह किया गया, उन्हें गलत नाम बताकर उनसे संबंध बनाए गए और फिर उनका धर्मांतरण कराकर उनके साथ निकाह कर लिया गया। वहीं हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज 1 ग्लास अमूल दूध। स्टे होम स्टे फिट। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान के आतंकी साजिश का एक और सबूत सामने आया है। वो सुरंग सामने आई है जिससे इमरान खान के आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी आतंकी 4 मोहरे 19 नवंबर को नगरोटा में ढेर कर दिए गए थे। इन आतंकियों की प्लानिंग कश्मीर में बड़ा हमला करने की थी। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक और सबूत। इसी सुरंग से आए थे इमरान के आतंकी। पाकिस्तानी आतंक के 4 मोहरे 19 नवंबर को नगरोटा में ढेर कर दिए। इन आतंकियों की प्लानिंग थी कश्मीर में बड़ा हमला बोलना, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद सवाल ये कि आतंकी आखिर सीमा पार से देश में कैसे घुसे, इसका जवाब तलाशने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है पूरा, आप देख सकते हैं, जहां पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जहां पर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि इस इलाके में एक टनल मिली है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में दिखाई दिया आतंकियों के भारत में घुसने का गुप्त रास्ता। तो और नीचे जा थोड़ा। ये टनल करीब 150 मीटर यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान टेरिटरी तक, और फेंस से करीब 70 मीटर इनसाइड है। और ये बिल्कुल नई टनल है, फ्रेश टनल है। इसमें आप सैंडबैग्स देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स के निशान हैं, कराची के निशान हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से बन के आ रही है। इसी सुरंग से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 19 तारीख को नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर जो आतंकी पाकिस्तान से घुस के आए थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस ने इनपुट्स के मुताबिक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन उस दिन वहां पर किया था, मगर उसके बाद सवाल ये था कि जो जैश मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया, उसकी क्रॉसिंग कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई। इस सुरंग में इस्तेमाल किए गए रेत के बोरे, इन रेत के बोरों पर साफ लिखा है कराची पाकिस्तान, यानी ये बोरे पाकिस्तान में सीमेंट के लिए बनाए गए और इनका इस्तेमाल रेत भरकर सुरंग बनाने में किया गया। 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि उसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जा रहा है, लेकिन मक्कार पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंकियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से ऐसे मैसेज भी मिले जो ये साबित करते हैं कि वो
पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए बीएसएफ को आतंकियों के इस रास्ते की जानकारी मिली। इस टनल की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, इनके रास्ते को पहले आइडेंटिफाई करके, वो जो रास्ता आइडेंटिफाई हुआ, उनके पास जो टेक्निकल गैजेट्स बरामद हुई थी, उनकी एनालिसिस के बाद ये रास्ता आइडेंटिफाई हुआ। और रास्ते को जब पाकिस्तान साइड वाले जो टेक्निकल एविडेंस से जोड़ा गया तो उसकी सीधी लाइन में ये टनल आती है। बीएसएफ के मुताबिक ये पुरानी सुरंग नहीं है, बल्कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों की घुसपैठ के लिए इसे ताजा तैयार किया गया है। बीएसएफ को इस बात की भी आशंका है कि लोकल गाइड के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ की है। इसका मुंह जो है अपनी साइड में ये बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, सैंड बैग्स ऊपर लगा के रखे हुए थे। जो टेररिस्ट हैं वो एग्जिट करने के बाद में निकल के गए हैं। इसका मतलब है कि कोई पार्टी उनके साथ में आई थी, उन्होंने टेररिस्ट का ग्रुप क्रॉस करवाया और उसको बराबर इस तरफ से बंद करके फिर वापस चले गए। मक्कार पाकिस्तान बार बार आतंक की साजिश रचता है और सबूत मिलने के बाद भी मुकर जाता है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को इस बात के सबूत दिए जा चुके हैं कि आतंकी उसकी धरती से आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने नकार दिया। अब ये जिंदा सबूत सुरंग है, जो साबित करती है कि उसकी आर्मी के इशारे पर ही सुरंग तैयार की गई और आतंकियों ने इसके जरिए घुसपैठ की। कोरोना का संक्रमण और ऊपर से ठंड का प्रकोप से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। नैनीताल में ठंड बढ़ने के बाद जू के जानवरों की भी देखरेख बढ़ा दी गई है। तापमान में गिरावट के बाद नैनीताल चिड़ियाघर के जानवरों पर ठंड के असर को कम करने की व्यवस्था की गई है। ठंड में जानवरों की इम्यूनिटी कम ना हो, इसके लिए भालू को गुड़ और शहद की डोज दी जा रही है। साथ ही पक्षियों को अंडा, लहसुन और मुर्गी दाना मिल रहा है, तो रेड पांडा को गाजर, खीरा, लौकी की डोज दी जा रही है। वहीं गुलदार और बाघ के आहार में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इनको तिरपाल, ब्लोअर और हीटर से गर्मी देने की कोशिश हो रही है। अन्य जानवर जो हमारे हैं उसमें मिनरल और उनको आदि की हम वो उनको देते हैं, मतलब इसमें फूड में मिला के। और बाकी ठंड के बचने के लिए जैसे हमारा कार्निवोर है तो उनके लिए हम हल्दू आदि ला के उनका हल्दू बिछा देते हैं उनके नीचे। दरअसल ठंड के दौरान जानवरों को ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये आहार कारगर साबित होते हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन इनको सर्दी में बीमारी से भी लड़ने की शक्ति देता है। ये विंटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा उसको सहन करने की शक्ति पैदा करनी होती है। इससे बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली सर्दी तो खून जमा देती है, ऐसे में ठंड जानवरों के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए, इसलिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। न्याय के देवता को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं न्याय की देवी की कहानी, जहां से चंद राजाओं के न्याय से नाराज लोगों को न्याय मिलता था। जागेश्वर और धौलछीना के बीच में स्थित है मां बिमलकोट न्याय मंदिर। बिमलकोट के सामने पडियार कोट है। कहा जाता है कि यहीं पर चंद्रवंशीय राजा अदालत लगाकर निर्णय लेते थे और जो लोग उनके न्याय से संतुष्ट नहीं होते थे वो न्याय की देवी के मंदिर बिमला देवी के पास जाते थे और वहीं से उन्हें न्याय मिलता था। ये सामने पडियार कोट करके एक वो है, चंद्रवंशी राजाओं की वहाँ लोग अदालत लगती थी, जहाँ से लोग नाखुश होकर यहाँ फरियाद लेके फिर यहाँ माँ बिमल कोट के मंदिर में पहुँचते थे। तो यहाँ लोग अपनी फरियाद लगाते थे तो माँ उनकी सुनती थी। तो ये न्याय की देवी के लिए पूजा जाता है। जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, धौलछीना और बिनसर के बीचों बीच शक्तिपीठ बिमला देवी का मंदिर है। जंगलों के बीच स्थित मंदिर में आकर लोगों को मन की शांति मिलती है। यही वजह है कि ये स्थान योग ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बिमलकोट शक्तिपीठ के नाम से प्रख्यात है। यह 2200 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके सामने वृद्ध जागेश्वर और बिनसर से आने वाले टूरिस्ट वो श्रद्धालु इस मंदिर पर अवश्य यहाँ पर आते हैं। यह माँ भगवती का शक्तिपीठ है। मंदिर के आसपास पूरा क्षेत्र अच्छा है
और दोनों साइड से जो एंट्रेंस है वो अच्छी हैं। एक तरफ सीढ़ियां हैं, एक तरफ जंगल के रास्ते से जाते हैं और मंदिर के ऊपर खड़े होकर के हिमालयास बहुत अच्छे दिखते हैं। बिमलकोट देवी का मंदिर न्याय के लिए प्रसिद्ध है। 2200 मीटर की हाइट पर यह धौलछिना के पास ही स्थित है। लोग यहाँ न्याय के लिए आया करते थे चंद राजाओं के समय से ही। अब धीरे धीरे यह पर्यटन के नक्शे में उतरने जा रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, बिमलकोट, अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार की योजना परवान चढ़ी तो जल्द ही उत्तरकाशी की प्रसिद्ध हर्षिल घाटी के दिन बहुरने वाले हैं। हर्षिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल बनाने के लिए कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और नतीजे शानदार होने वाले हैं। करीब 150 साल पहले हर्षिल घाटी को विशेष पहचान दिलाने वाले अंग्रेज व्यापारी विल्सन के सपनों पर सरकार जल्द ही पंख लगाने वाली है। हर्षिल की वादियों में आने वाले पर्यटक अब मूलभूत जरूरतों को लेकर निराश नहीं होंगे। हर्षिल घाटी को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी चल रही है, जिस पर काम चल रहा है। इस बार हर्षिल घाटी को हर्षित करने वाला जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है और वहाँ पे जो कार्य होने हैं पर्यटक जिससे और ज़्यादा आकर्षित हों वहाँ और पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मिले। हर्षिल घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सैलानियों के मुताबिक काम कराए जा रहे हैं। वहाँ पर हम थोड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है, जैसे कि रोड्स, वहाँ के जो होटल्स हैं, कचरा प्रबंधन है, वहाँ के जो पार्क्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमने प्लान बनाया है। विल्सन की संजोई हर्षिल घाटी नए रंग रूप में दिखेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन चौहान की रिपोर्ट। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।